नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। राजस्थान के शहर जोधपुर में 12 घंटे के अंदर 3 बार हिंसा हुई। जोधपुर में ईद के मौके पर जमकर बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने जोधपुर के 10 इलाकों में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया। जोधपुर के कई इलाकों में तलवारबाजी, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं तक हुई। आज पत्थरबाजी में एक और पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि कल रात को 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के मुताबिक ये गहलोत सरकार की नाकामी है, क्योंकि पुलिस का सही प्रयोग नहीं हुआ। पीड़ित पक्ष पर ही लाठियां बरसाई गई, सांप्रदायिक रंग दिया गया। के लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उसके साथ साथ में जिस तरह से सरकार के प्रश्रय से सामाजिक वैमनस्य को जिस तरह से बढ़ाया गया है, सुनियोजित रूप से स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर काला और हरा कपड़ा और टेप लपेट करके एक मजहब विशेष का झंडा वहां लगाया गया। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स रोड पर लगाए गए। कार्यकर्ताओं द्वारा उस झंडे को बालमुकुंद जी की मूर्ति के अपमान न करने के चेतावनी देने और उसे हटाने का आग्रह करने पर उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। इधर अर्जुन राम मेघवाल ने भी गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार का इस्तीफा मांगा और कहा कि जोधपुर हो या करौली, ये तुष्टीकरण की राजनीति है जिसकी वजह से दंगे हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान में कई दिनों से करौली की घटना, अलवर के राजगढ़ की घटना जो घटी है, आपके जोधपुर जालोरी गेट पे कल रात को घटना, ये तुष्टीकरण की नीति के कारण घटती है जी। राजस्थान की सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका एक ही आधार है तुष्टीकरण की नीति, जिसके कारण वो न्याय नहीं कर पाती है। न्याय जब नहीं होता है तो आपको ऐसा सीन देखने को मिलता है जो जोधपुर में मिला। राजस्थान में दंगों को लेकर अशोक गहलोत घिरे हुए हैं। उन्होंने लोगों से शांति की अपील की है। हालांकि अशोक गहलोत ने यह नहीं कहा कि दंगे करने वाले गुनहगार पर कब तक कार्रवाई होगी। आप सुनिए उन्हें भी। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग आपको और आपकी टीम को हार्दिक धन्यवाद। आपके खूबसूरत देश में यह मेरी पहली यात्रा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुझे आपका भारत में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों यात्राओं से हम अपने संबंधों में निकटता ला पाए हैं और उन्हें गतिशील बना पाए हैं। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है
कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। आज हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्किटेक्ट क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं कल होने वाली सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहां आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है इसका ये प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। कोपेनहेगन में वो अपना संबोधन दे रहे थे। यूक्रेन और रूस युद्ध पर भी उन्होंने कहा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत सी बातें कही। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बार बार उनके इस विदेशी दौरे पर, क्योंकि ये यूरोप दौरा है, तो रूस और यूक्रेन को लेकर उनकी राय जानने की एक उत्सुकता लोगों के अंदर है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि इस युद्ध का हल बातचीत से निकलना चाहिए। बहरहाल आज का हमारा चर्चा का विषय है जोधपुर में दंगा अगर भड़का तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन? क्या ये कोई सुनियोजित साजिश थी? क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है इसलिए दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, मौलाना हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ है, सूरजपाल अमू अध्यक्ष करणी सेना के आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हाजिर खान आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस की ओर से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, अब कहानी क्या है? क्या ये कोई साजिश है या अपने आप ही ये घटना घट गई? केवल दो समुदायों के बीच की आपस की वैमनस्यता है जो दिखाई दे गई सड़कों पर। मीनाक्षी जी, ये स्वाभाविक तौर पर सुनियोजित षड्यंत्र है जिसको वहां की कांग्रेस सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जो हिंदुओं का कोई भी पर्व हो, उन पर्वों पर किसी न किसी प्रकार से उत्पात मचाने के लिए आमादा एक वर्ग को खड़ा कर दिया गया है। सारा मुसलमान समुदाय इसमें शामिल नहीं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में एक हिस्सा है जिस हिस्से को उत्पात के लिए संरक्षण प्राप्त है। वो करौली में भी उत्पात करता है, वो जोधपुर में भी उत्पात करता है, वो स्वतंत्रता सेनानी की जो प्रतिमा है उसका अपमान करता है, वहाँ इस्लामी झंडा गाड़ देता है। परशुराम जयंती के लिए लगाए गए ध्वज जो है उतार दिए जाते हैं, वहाँ इस्लामी ध्वज गाड़ दिया जाता है।
अगर कहीं एक मस्जिद में एक अगर भगवा ध्वज गाड़ लगा दिया जाता है तो पूरे देश का मुसलमान जो है वो बौखला जाता है, उसको जो है पीड़ा होती है और तत्काल जो है वो संघर्ष करने पर आमादा हो जाता है। तो आप परशुराम जयंती के लिए लगाए गए ध्वज क्यों उतार रहे हैं? एक स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित करने का कुकर्म क्यों कर रहे हैं? और जब दंगा की जा रहा, और आपने देखा जैसे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि एक ही रंग के पत्थर, एक ही साइज के पत्थर बड़े पैमाने पे जमा किए गए थे। करौली में आप देखें तो करौली में बाकायदा जो है वो घरों पर जो है एक ही तरह की ईंट जमा की गई, उससे हमला किया गया। आप जोधपुर देखें तो एक ही तरह की जो है पत्थर जमा किए गए। तो इन सब का उद्देश्य तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि पहले से ही दंगे की योजना बनाई गई थी और दंगे की योजना के तहत वहां पर दूसरे समुदाय के लोगों पर, समुदाय विशेष के लोगों ने हमला किया। एक लड़के को चाकू मार दी गई और उसका इलाज अस्पताल ले जाया जाता है, घंटों उसको डॉक्टर अटेंड करने को तैयार नहीं है। तो सरकार इससे ज्यादा दंगाइयों को संरक्षण और कैसे देगी? पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस उल्टा जो दंगा पीड़ित है, दंगा पीड़ितों पर कार्रवाई करती है। तो सरकार के संरक्षण में यह एक प्रकार से हिंदू समुदाय को टारगेट किए जाने की योजना है। हिंदू समुदाय को टारगेट करने की योजना, एक वर्ग उत्पाद करने के लिए तैयार किया गया है, वो भी जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हाफिज खान जी, देखिए मैडम, विदेश के अंदर जो हो रहा है, सबसे पहले मैं अपने 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दूंगा और एक और हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है उसकी भी मुबारकबाद दूंगा। देश के अंदर जो भी अफरा तफरी फैलाए, देश के अंदर अपने कानून को जो तोड़े, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी हम निंदा करते हैं ऐसी घटनाओं की। लेकिन लोग इस पर सियासत करते हैं। देश में इस हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की लाशों के ढेर पर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर जाने की कोशिश करते हैं। हम इसकी भी निंदा करते हैं। हम ये कहेंगे कि इस देश को अगर बचाना है, इस देश को अगर आगे ले जाना है, इस देश की उन्नति और विकास को करना है, तो इस देश के हिंदू और मुसलमानों का एक जगह एक साथ खड़ा होना होगा। लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं, मेरे आंसू तेरे आंसू। हिंदू और मुसलमानों के रंगों का, ब्लड का रंग अलग हो सकता है, लेकिन आंसू सबके एक हैं। एक ही मानव और एक ही इंसान, एक ही आदम की औलाद है। इसलिए हम ऐसी कोई भी कार्रवाई जो भारत में कहीं भी किसी प्रदेश में हो, हम उसकी निंदा करते हैं। उसके ऊपर सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को जो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, अहिंसावादी देश को हिंसा में लाना चाहते हैं, लिप्त करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सूरजपाल जी, कुछ बातें जो गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे थे, मैं वो सुन रही थी, और ये रात को कुछ मीडिया कर्मी भी जो वहां पर मौजूद थे वो ये बता रहे थे कि जब वहां पर ये सुलगना शुरू हुआ, जब ये चिंगारी भर थी, तभी वहां पर मौजूद पत्रकार एक दो जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये भगवा झंडा मत उतारो, ये फालतू बेवजह का एक विवाद खड़ा हो जाएगा। इतने में दूसरा पक्ष भी आ गया। दूसरा पक्ष ये कहने लगा कि अरे आपने हमारा भगवा झंडा कैसे उतार दिया, अपना इस्लामिक झंडा कैसे लगा दिया। फिर वो लाउड स्पीकर पर मामला आ गया। जितनी देर तक ये सब कुछ बवाल होता रहा, उस पत्रकार ने बताया पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि कैसे पुलिस को पता नहीं चला, उसकी इंटेलिजेंस को क्या हुआ। अभी जो जिस प्रकार से हाजी खान साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि करौली के अंदर पत्थर का साइज सेम था, जोधपुर के अंदर पत्थर का साइज सेम था, खरगोन के अंदर भी पत्थर थे, जहांगीरपुरी के अंदर भी पत्थर थे। जिस प्रकार से पत्थरबाजी का जो सिस्टम जो पहले श्रीनगर कश्मीर के अंदर चला करता था, वो अब पूरे देश के अंदर चलने लगा है। हम निश्चित तौर पे त्योहारों पे सभी का सम्मान करना चाहिए, परंतु हर बार हमारे त्योहारों पर हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जाए, और अब इनका त्यौहार है तो हमारे भगवा को फाड़ेंगे, हमारे साथ दुर्घटना करेंगे। एक नन्ही बच्ची की क्या गलती थी, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, एक बच्चे को चक्कू मार दिया गया, दुकानों के घरों के अंदर जबरदस्ती घुस गए। ये चाहते क्या है, इनसे एक बात पूछ लीजिएगा। एक्चुअल में ये लोग शांति नहीं चाहते। इन लोगों को लगता है कि जो ये अल्पसंख्यक का जो विक्टिम कार्ड हर बार खेलते हैं, एक भी कांग्रेस के व्यक्ति के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, मुख्यमंत्री ने एक भी कोई
सख्त शब्द नहीं बोले। मैं करनी सेना का अध्यक्ष होने के नाते मैं राजस्थान की गहलोत सरकार से और गहलोत साहब से कहता हूं, तुम्हारे बस की यह सत्ता चलानी नहीं है, इस्तीफा दे दो, सोनिया गांधी जी के घर के बाहर बैठ जाओ। ये जिस प्रकार का कानून राजस्थान के अंदर अलग से चल रहा है, वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं मीनाक्षी जी आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, परंतु इस बार इन्होंने जोधपुर के ऊपर हमला किया है। जोधपुर के अंदर जो बिल्कुल शांत क्षेत्र है मारवाड़ का, वहां पर इन्होंने अशांति फैलाई है। वहां पर प्रतापनगर में, सरदारपुरा में, कितनी जगहों पर इन्होंने जो दंगे किए हैं, गलियों में तलवारें लेके 15-15, 14-14 साल के बच्चे तलवारें, चाकू और लठ लेके घूम रहे हैं, पत्थर लेके घूम रहे हैं। ये कारण क्या है? इसलिए मेरे समझ से नहीं, परे है मैं कि इसमें मीनाक्षी 10 है? सेकंड और लूंगा। देश के प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं, वो पूरे विश्व के अंदर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब जब देश के अंदर कोई बाहर का प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है तब, और जब देश का प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाता है तब ये लोग चाहते हैं कि भारत की जो छवि है वो खराब हो। इसके पीछे साजिश ये हर बार रचते हैं, और इस बार भी इन्होंने वही किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। परंतु इनके खून के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिलावट है, और ये जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं वो हरकतें बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये आपने ठीक कहा, एक ये पैटर्न तो नजर आता है जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत आता है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त विदेश यात्रा 3 दिवसीय, ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा, उसी दौरान इस तरीके की हिंसा भड़कना ये अपने आप में सोचनीय विषय है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, तो चलिए रोहन जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने चर्चा का कितना हिस्सा सुना, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बोला, उन्होंने कहा कि एक रंग के पत्थर, एक तरीके का पैटर्न, ये क्या कहता है? ये साजिश नजर आती है। देखिए, जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही, हम सब जानते हैं कि जैसे ही महंगाई का मुद्दा बड़ा होने लगता है, पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ना चालू हो जाती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पुलिस ने तिरंगा फहराया, वहां पे जहां पे ये दंगे हो रहे थे वहां पे तिरंगा फहरा के शांति की। और मैं ये चीज मानता हूं कि दंगा ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती। भाजपा द्वारा जिस प्रकार से इस मुद्दे का भी राजनीतिकरण करके, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करके देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। जो भी दंगाई है, अगर राम मंदिर, रामलल्ला की यात्रा पे रोहन गुप्ता जी, हरा झंडा फहराया गया, हरा झंडा भगवा की जगह एक पक्ष ने, इस बार तो सबको पता है आपकी बात। लेकिन सूरजपाल जी, अभी रोहन गुप्ता जुड़े, एक बार मैं उनकी पूरी बात सुन लूं, कांग्रेस का पक्ष सुन ले, फिर काउंटर का मौका मिलेगा। इस बार तो वन साइड है सारा मामला। ठीक है, रोहन जी अपनी बात पूरी कर ले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो भी दंगाई होता है, दंगाई होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। जो आदमी इसके पीछे जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा मिल जाए। पर राजनीतिक पार्टी का एक जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों पे राजनीति करके देश को कमजोर ना करे। यहाँ तो क्या हो रहा है कि भाजपा जो सत्ता में है वही इस राजनीति को आगे बढ़ा रही है। पूरे देश में आप देखिए, जहां जहां पे भी दंगे हुए हैं, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं भाजपा ही उसके पीछे से निकले। ये मंशा क्या है? सब मतलब जानते हैं रोहन कि जी, ये कौन सा आपने नया तथ्य रखा? ये तथ्य तो अब तक हमारे सामने नहीं आया। खरगोन में चलिए, मैं कहती हूँ कि बीजेपी की सरकार है। सुनिए ना रोहन जी, मेरी बात तो सुनिए। मध्य प्रदेश में मैं मानती हूँ, चलिए बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। आप वहां पर जब दंगा होता है तब ये कहते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट जो है इसको शय दे रहा है। आज जब आपके शासित प्रदेश में दंगा भड़क गया तब भी आप कह रहे हैं इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। ऐसे तो सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ती हैं रोहन जी। देखिए, मैं आपको, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जहां बीजेपी सरकार में होती है वहां मशीनरी का यूज करके होता है, जहां पे विपक्ष में होती है तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे ये करा के वहां पे भी शांति को हिलाने का प्रयास होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये बीजेपी को मालूम है कि कीचड़ फैलेगा तभी तो कमल खिलेगा। उसके लिए उनको सत्ता में होना या विपक्ष में रहना जरूरी नहीं है। आपको इस घटना की पूरी डिटेल आपको बताती हूँ, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बातचीत हुई है। रोहन जी, मैंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली है, प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बातचीत हुई है। उनका कहना यह है कि रात को ही मामला बिगड़ गया था, और जब पुलिस को ये पता चल गया कि रात को मामला बिगड़ गया है, खुले में उस जगह पे जहां पर ही ये मामला बिगड़ा वहीं पर आपने खुले में नमाज करवा दी। और अगर नमाज करवानी ही थी खुले में, बैरिकेड लगवा लेते, पुलिस की टीम ज्यादा डिप्लॉय कर देते। पुलिस की मौजूदगी में सारे कैसे भड़कने लगे? स्टूडियो में हमारे साथ सरवर जी भी जुड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताएं सर, अब ये कांग्रेस की शय पर हुआ या ये बीजेपी आरएसएस ने साजिश रच ली बकौल रोहन गुप्ता?
पुलिस क्या कर रही थी? मेरा तो बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर है। पुलिस क्या कर रही थी? जहां पर हिंसा होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही थी, वहां पर खुले में नमाज कैसे करने दी गई? और खुले में नमाज यदि हो भी गई, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस की कड़े बंदोबस्त करके नमाजियों को फिर वहां से हटाया क्यों नहीं गया? कैसे इतनी बड़ी संख्या में ये हो हल्ला हो सका पुलिस की मौजूदगी में? देखिए मीनाक्षी, प्रश्न बिल्कुल आपका वाजिब है। और अभी अम्मू जी ने एक बात कही कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे विदेश दौरे पर जाते हैं, भारत का एक अपनी एक छवि है जिसके लिए काफी प्रयास भी किया जा रहा है कि भारत कैसे विश्व स्तर पर उभर कर सामने आए। और प्रधानमंत्री जी लगातार जब विदेश जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक नई चीज आती है सामने। भव्य स्वागत हुआ और ऐसे हुआ और वैसे हुआ। इस तरह की खबरों को या तो धूमिल करने की बात है, जिसको माना जाना चाहिए कि कोई है जरूर, और दूसरी बात यह आई सामने कि जब विदेश से कोई मेहमान हमारे धरती पर आते हैं, भारत का अपना एक मन संस्कार है, अतिथि देवो भव है, और वैसे समय में अगर इस तरह की घटना घटती है जो कि लगातार पिछले आप CNRC के जमाने में कपिल मिश्रा के उस बयान से लेते हुए आज तक पहुंच जाए आप जोधपुर, तो यह दृश्य लगता है कि हाँ इसमें दम है। लेकिन एक सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह गिरोह है कौन? इसको चिन्हित करने में इतना समय कैसे लग रहा सरकार को? केंद्र में भी सरकार जो है वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है और राज्य की सरकार भी जिम्मेदार है। एक बात मैं बड़े ही आदर और सम्मान से कहूंगा, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बड़े पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बात बनने के बजाय बिगड़ जाती हैं। अब आप कह रहे हैं पत्थर का साइज एक है, पत्थर का कलर एक है, पत्थर चलाने वाले का अंदाज एक है। अरे साहब, देश में ये पत्थर एक साइज, एक कलर और एक डिजाइन और वो ट्रेनिंग चलाने का एक जैसा, ये हो कैसे गया संभव? क्या सरकारें खत्म हो गई हैं क्या? ये पत्थर सप्लायर कौन है? पत्थर का डिजाइन करने वाला कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? अगर इसको चिन्हित नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है कि इस तरह की साजिशों में सरकार की भी शमूलियत है। रही बात पुलिस की, एक बात मैं आपको कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, जब सरकार की नीयत और नीति सही होगी तो पुलिस बिल्कुल सीधी चलेगी और पुलिस का डंडा भी सीधे चलेगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं ना, राजस्थान में भी पुलिस की नीयत पे शक किया जा बिल्कुल बिल्कुल सरकार का फेल्योर है। गहलोत सरकार लगातार करौली से लेकर जोधपुर तक, और जोधपुर के विषय में मीनाक्षी जी पूरा भारत जानता है, मारवाड़ का वो क्षेत्र है। और मैं जहां से आता हूं बिहार से, बेगूसराय से, वहां भी मारवाड़ियों ने लोगों के दिल जीते हैं। बड़े बड़े व्यापारी हैं जो वहां जाकर जमीन खरीद चुके हैं, उस धरती को अपना चुके हैं। तो जो लोग व्यापारी हैं वो तो झगड़ा कर ही नहीं सकते। और उस समय जब त्योहार सर पर है साहब, रात में हो गया मामला, अगर सरकार चाहती तो रात में कंट्रोल हो सकता था। क्या मजबूरी है सरकार की कि जब रात में एक बार, और एक और आदर्श से बात करूंगा मैं, प्रेम शुक्ला जी से मैं बार बार कहता हूं और अम्मू जी भी कह रहे हैं, इस्लामी झंडा, अरे साहब कम से कम इस प्रचलन को रोकिए। इस्लामी झंडा और हिंदुत्व का झंडा, इस्लामी कपड़ा, हिंदुत्व का कपड़ा, ये बिल्कुल, ये इन शब्दों पर भी रोक लगनी चाहिए। झंडा भगवा भी हमारा है और तिरंगे में तो साहब सारे कलर है, तिरंगे में हरा भी है और भगवा भी है, जिसको केसरिया सरवर जी आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं, अगर इतनी सी बात आम लोगों के समझ में आ जाए तो जो इनको फीड कर रहा है ना, जो इनको फीड कर रहा है दंगा भड़काने के लिए, वो फेडर ही वहां का बंद हो जाएगा। रोहन गुप्ता जी, आपने सरवर साहब को भी सुना, उससे पहले आपने सूरजपाल अमू को भी सुना। उन्होंने साफ कहा कि ये पुलिस का फेलियर है। और मैंने इसलिए आपसे बोला कि अगर कहीं पर ऐसी संभावना भर भी दिखाई देती है कि दंगा भड़क सकता है, ईद का त्योहार है, अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती भी है, मामला बिगड़ सकता है, तो फिर पुलिस की आंखों के सामने ये बेकाबू कैसे हो गए? मुझे ये नहीं समझ में आता। देखिए, मैं दोनों सवालों के जवाब दूंगा। आपने कहा, जो 2-3 एक्सपर्ट ने भी कहा, अगर पुलिस जिम्मेदार है तो पुलिस तो हर राज्य में जिम्मेदार है। मैं यहां पे अलग बात कर रहा हूं, जो नियत की बात है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि दंगाई ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, दंगाई की कोई जाति नहीं होती। दंगाई का एक स्पेसिफिक एजेंडा पे काम करता है, उसका काम ही होता है कि नफरत कैसे फैलाए। जहां जहां भी, गुजरात से हूं मैं, यहां पे जब दंगे होते हैं तो मालूम चलता है कहीं ना कहीं बीजेपी कनेक्शन है। जब जांच होती है, मध्य प्रदेश में भी वो चीज निकला, मुझे पूरा विश्वास है यहां पे भी जांच होगी, कहीं ना कहीं यही कनेक्शन निकलेगा।
देखिए, जब पूरी तरह से जब किसी ने तय ही कर लिया हो कि देश के और समाज के जो प्यार है, जो भाईचारा है, उसको खराब करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और यहां पे दो तरीके से मार हो रही है। जहां भाजपा सरकार में है वहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहा है, जहां पे विपक्ष में है वहां पे इस प्रकार के एलिमेंटों को उकसा के हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है? आप देखिए, पूरे देश में ये चीजें हो रही है। आप बीच में मत बोले, मेरी बात को खत्म होने दी जाए। जितने भी तरह से ये पूरी पैटर्न है बिना जो भी लोग देखेंगे, जहां से जब भी महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल का भाव बढ़ना होता है, ये दंगे चालू हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी इतनी प्यार की बात करते हैं, सब सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। मुझे बताइए, एक भी स्टेटमेंट आया हो प्रधानमंत्री की तरफ से? पूरे देश में ही हो रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कहीं ना कहीं भाजपाई नफरत का प्रयोग है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश का नफरत में ध्यान दे जाए, जिससे आपकी डिबेट है। आज ये डिबेट किस मुद्दे पे होनी चाहिए? बेरोजगारी पे होनी चाहिए। आज ये मुद्दे पे किस पे होनी चाहिए? महंगाई पे होनी चाहिए। एक सवाल, छोटा सा सवाल है। आपने बड़ी आसानी से मतलूब को, उसमें भी निकले थे भाजपाई कनेक्शन, उसका जो कांग्रेस उसमें भी भाजपाई कनेक्शन निकले। मैं आपको वही कह रहा हूं, उस पे भी भाजपाई कनेक्शन निकले। रोहन गुप्ता जी, जोधपुर के अंदर जिन्होंने किया है उसमें कनेक्शन किसका है? जोधपुर में फैलेगा वहां भाजपा निकलेगा। रोहन जी, जो जोधपुर के अंदर हुआ है, जोधपुर के अंदर हुआ है, जोधपुर के अंदर भगवा झंडा उतारा गया, कहीं पे भी देख लीजिए आप। जो पत्थर बरसाए, जो बच्ची के जहां पे भी भगवा, मैं भी भगवादारी हूं। रोहन जी, मैं भी भगवादारी ऊपर मैं नफरत नहीं करता हूं। भगवा झंडा का मतलब नफरत नहीं है। हरा झंडा आप लोग भगवे के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। किसने बांटे? तिरंगे का अपमान, भगवे का नुकसान वो आप कर रहे हैं। व्यापारियों के घरों में भगवे पे राजनीति मत कीजिए। सच बोलो ना, भगवा धर्म के आप विषय को बदल रहे हैं। भगवा आस्था की निशानी है। विषय को बदलो मत कीजिए। आप विषय को बदलो मत। शर्म आनी चाहिए। आप ये बताओ, शर्म आपको आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए। दंगे कराते हो आप, दंगे कराते हो। क्या राहुल गांधी के इशारे पे करा रहे हैं दंगे? क्या सोनिया गांधी के इशारे पे करा रहे हो? क्या अशोक गहलोत के बस की सरकार चलाना नहीं है? अशोक गहलोत के बस की सरकार चलाना नहीं है तो इस्तीफा मांग लो, बनाओ किसी और को। अरे करौली के अंदर तुम पत्थर बरसाओगे, राजगढ़ के अंदर तुम मंदिर तोड़ोगे, जोधपुर के अंदर तुम पत्थर बरसाओगे, कमाल करते हो। अरे कहीं तो जिम्मेवारी लो साहब, नकली हिंदुओं, कहीं तो जिम्मेवारी लो, कहीं तो जिम्मेवारी लो, कहीं तो शर्म किसको आनी चाहिए? हिंदुइज्म का कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप कोई किसी को हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट देंगे? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आरोप ये है रोहन गुप्ता का, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, नहीं रोहन जी, नहीं, नफरत नहीं फैलनी चाहिए। आपको भगवे से नफरत है? नहीं बिल्कुल, आप मेरी बात का तो कंप्लीट, आप पक्षकार मत बनिए, आप पक्षकार मत बनिए, आप बात को सुने। नहीं क्या आप डिबेट में बुलाते हैं, आप क्यों पक्षकार बन रही हैं? अरे पक्षकार, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? आप किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? सुन भी रहे हैं मुझे, मैं क्या कह रही हूँ? आप मुस्लिम पक्षकार हैं क्या? आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप मुस्लिम पक्षकार हैं क्या? देगा और ना लेगा। एक मिनट सूरजपाल जी, बिल्कुल, मुद्दे की बात होगी, मुद्दे की बात आप होगी। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, आम लोगों की दुकानें बंद है, लोग दहशत में हैं, कोई चाकू खा रहा है, किसी के कपड़े फट रहे हैं, और यहाँ पर हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बैठी हूं मैं। प्रेम शुक्ला जी, आरोप ये लग रहा है कि ये जहां पर भी दंगा होता है वहां पर बीजेपी का कोई ना कोई हाथ होता है। आरोप कांग्रेस का आप पर। देखिए, मैंने किसी के बीच में कुछ टोका टाकी नहीं की और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बीच में कोई टोका टाकी करने का की धृष्टता नहीं करेगा। मुद्दे की बात है, दिल्ली में दंगे हुए, CAA के नाम पे दंगे हुए, उसमें इशरत जहां कांग्रेस की पार्षद पकड़ी गई। PFI से कांग्रेस के रिश्ते सबको पता है। PFI की SDPI जो है वो राहुल गांधी को वायनाड में समर्थन करती है, ये किसको नहीं पता है। मतलूब हुसैन का करौली के दंगों में हाथ निकलता है। गोधरा के दंगों में कारसेवकों को जिंदा जलाने का कुकर्म कांग्रेस का पार्षद करता है और वो वर्षों बाद गिरफ्तार होता है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस दंगा करती है, करवाती है, झूठ मत बोलिए, दंगाइयों को पालती है, पोसती है। मैं इस पे आपत्ति जताता हूं। इनके बीच में नहीं बोला, शांत कराइए, शांत कराइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मीनाक्षी जी को शांत कराइए, आपको मीनाक्षी जी को शांत कराइए, इनका धैर्य जा रहा है। आपको खंडन भी करना, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। पहले मुझे मेरी बात रखने दीजिए, नहीं तो मैं इनके बीच लगातार बोलूंगा। नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। वन बाय वन, प्लीज, वन बाय वन। नहीं, मेरे बीच में बोल रहे हैं वो, फिर मैं इनके बीच में बोलूंगा, फिर मुझे रोकिएगा नहीं। प्लीज, फिर मैं बोलने इनको भी नहीं दूंगा। आप भी नहीं बोल रहे हैं वो, आपके मना करने के बाद भी बोल रहे हैं वो। चले बोले, बात पूरी करें। और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस मामले में। एक तरफ अगर जो है फर्जी भी मस्जिद पर भगवा ध्वज फहराने की फर्जी फोटो दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं और प्रसारित करके जो है तब तनाव बढ़ाते हैं, यहां पर भगवा ध्वज उतारकर हरा झंडा लगाए जाने के बाद भी
पुलिस निष्क्रिय क्यों रही? जब रात में तनाव बढ़ गया था तो उन्होंने खुले में नमाज पढ़ने का बंदोबस्त क्यों किया, और किया अगर तो समग्र सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी? और जो लोग ईद की नमाज पढ़कर निकले उन्होंने हिंदुओं के घरों पर पथराव आगजनी उनसे क्यों होने दी? यह जिम्मेदारी किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि अशोक गहलोत सरकार की जिम्मेदारी थी? तो अशोक गहलोत सरकार ने उल्टा जो दंगा पीड़ित थे, दंगा पीड़ितों पर लाठीचार्ज करके क्या प्रदर्शित किया? उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि, और दूसरा आप करौली में देखिए कि मुआवजा किसको दिया गया? जो दंगाई थे, जो दंगा पीड़ित थे, उनको मुआवजा ही नहीं दिया गया। तो इस दुष्कर्म को कांग्रेस के क्या कहा जाए? क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी इस बात को लेकर हताश है कि उनका जो विफल बच्चा है वो राजनीतिक तौर पर तो कहीं सफलता नहीं पा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जर्मनी जाते हैं, वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत होता है। वो नीदरलैंड जाते हैं, उनका जबरदस्त स्वागत होता है। फ्रांस उनके लिए जो है एकदम से नजरें बिछाए बैठा हुआ है कि आप आइए स्वागत करें। और उसके बाद जो है उनको लगता है कि किसी तरह से जो है भारत को बदनाम किया जाए। तो ये भारत को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस पार्टी की है। नाचने वाले कांग्रेसियों को लगता है कि भारत को हम कैसे बदनाम कर ले। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी की जो सवालों का पहला हिस्सा था, देखिए उस बात का तो समर्थन मैं भी करती हूँ रोहन जी। ये मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर कहीं पर दंगा होने की रत्ती भर भी संभावना है, या तो वहां पर आप खुले में नमाज ना होने देते, या अगर आपने कराया भी तो या तो पुलिस बल इतनी बड़ी संख्या में होता, इतना पुख्ता होता कि वो तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती। रोहन जी देखिए, बिल्कुल मैंने कहा, और मेरी आपसे विनती है कि मेरी बीच में कोई ना बोले, क्योंकि बाजू की अब सब वन बाय वन ले रहे हैं। आप मेरे बीच में बोल रहे थे इसलिए मैं बोलूंगा आपके बिल्कुल। नहीं प्रेम शुक्ला जी, देखिए मेरे बीच में लगातार बोल रहे हैं और आप सूरजपाल अब्बू के बीच में भी बोले हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, जब आपने झूठ बोला तब मैं बोला चलेगा। आप जब झूठ बोले थे तब बोला था मैं, तब ये अब्बू के बीच में बोल रहे हैं और इनके बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब जब कांग्रेस की इन्होंने बात मत करिए ना, झूठ मत बोलिए। आप लोगों के लिए पूरा मंच है, आप लोगों के लिए जब यहाँ से चर्चा के लिए निकले ना, चर्चा के बाद जब आप निकले, ज्यादा अधिकार है क्या? कांग्रेस को ज्यादा अधिकार दे दिया गया है क्या? थोड़ा सा कि कांग्रेस सबके बीच में बोले, केवल बहुत हो गया आपका, ये क्या बहुत हो गया। फांसी बात चल रहा है। जब इन्होंने झूठ बोला, जब उन्होंने गोधरा के मामले में झूठ सफेद झूठ के कहा कि कांग्रेस के पार्षद, अरे बताइए कितने केस हुए, कितने केस बताइए, झूठ बोले देश के सामने, झूठ मत फैलाइए। ये नफरत फैल के राजनीति करना, ये आपका कल्चर है, ये कल्चर आपका है, ये आपका कल्चर है, झूठ बोल के राजनीति करना। जो आपने कहा, ये बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, झूठ बोलते हैं फिर झूठ में कर रहे हैं। ये क्या तरीका? इनको चुप करवाइए, इनको चुप करवाइए, इनको चुप करवाइए। क्या तरीका है? मैं तो नहीं बोला था बात में, आपके बोलने के बाद में। हिंसा का संस्कार, जो सवाल पूछा उसको जवाब तो आने दीजिए, सुनने तो दीजिए दर्शकों को। वो जवाब देंगे ही नहीं, मैं लिखकर आपको दे रहा हूं, जवाब नहीं दे रोहन जी, सकते। मैं चुनौती देता हूं, आप जवाब दे दो। ये फेलियर है या नहीं है? देखिए सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए आप बीच में मत बोलिए। अच्छा बोलूंगा तो क्या कर देगा? ये डंडा लेकर बैठेगा, झूठ का भी जवाब दूंगा पूरे नेशनल टीवी पे, पूरे नेशनल टीवी पे जिस प्रकार से इन्होंने ये कहा कि गोधरा कांड में कांग्रेस का पार्षद जिम्मेदार है। जिस प्रकार से देखिए, एक लिमिट होती है। आज भाजपा के सरकार के जो पक्ष है, उसके जो प्रवक्ता झूठ बोलते हैं कि गोधरा कांड में कांग्रेस का, अरे विषय जोधपुर का, जोधपुर पर जवाब क्यों नहीं देते? मैं उसके बीच में बोला था, उसके लिए बोला था। और दूसरी बात, इनको चुप करवाइए आप, विषय को बदल रहे हैं, चुप करवाइए आप, जोधपुर का करवाइए आप, अरे जोधपुर के विषय पर बोलिए, चुप करवाइए। ये क्या तरीका है? प्रेम शुक्ला मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, चुप करिए अपने मुंह को, अभी आप चुप करिए बिल्कुल भी। ये तरीका नहीं है, डर तुमको लग रहा है क्योंकि कीचड़ तो ही फैलेगा, तुम्हारे कमल खिलेगा। झूठ मत बोलिए आप, ये क्या बोल रही है? जोधपुर के विषय पर नहीं बोलेंगे, संहार करने वाले खूनी भ्रष्ट दुष्ट, ये क्या तरीका है? नहीं बोलेंगे। रोहन जी आप गोधरा पे कहाँ चले गए? मैंने अरे छोड़िए, तुम लोग गंदे लोग हो। गोधरा पे थोड़ी ना पूछा था। तुम कौन हो भैया? राजस्थान में तुम दंगे करा रहे हो, बात नहीं सुनी, करौली में तुम दंगे करा रहे हो, जोधपुर में तुम दंगे करा रहे हो, बात नहीं सुनी। वो गोधरा पे बोले थे। और दूसरी बात, मैं जब राजस्थान की बात कर रहा हूं, ये भाजपा ही पाए जाएंगे दंगे, यही दंगा ही है, क्योंकि हर जगह पे क्यों निकलते हैं भाजपा?
मैं आपको बता रहा हूं वाजपेयी निकलेंगे। मतलब झंडा और जब भी लेकर शांति का प्रयास हरा होता झंडा है, लेकर ये तुम कहते वाजपेयी क्या? वापस से शुरू हरा किया झंडा जाता है। लेकर तुम ये कहते इनकी क्या? असलियत है। बच्ची के पूरे कपड़े, देश में देखिए आप, बच्ची के कपड़े अरे फाड़ने हरा वाले और- कौन थे? हरा बच्चे और को तीनों चक्कू कलर मारने है वाले देश कौन में। थे? नाटक मत दुकानदारों कीजिए को आप। लूटने वाले बगैर का कौन भी थे? अपमान कर रहे हैं आप अरे लोग। भैया, हरे का अशोक भी अपमान गहलोत का कर रहे हैं जन्मदिन और मनाओ। सफेद का भी अपमान कर अशोक रहे हैं। गहलोत ये का आपकी जन्मदिन असलियत है। मनाओ। देश के तुमको जान में मत राजस्थान करिए आप की लोग। जनता मत से फैलाइए नफरत। कोई सरोकार नहीं आने है। वाली पीढ़ी तुम माफ नहीं लोगों करेगी ने आपको। सिर्फ और बिल्कुल माफ नहीं सिर्फ करेगी हिंदुओं आपको। को जलील शर्म करने आनी की चाहिए आप कसम लोगों खा को। रखी कांग्रेसियों ने। डूब मरना चाहिए आप तुम लोगों को। लोगों ने वाजपेयी हो। सोनिया गांधी के यही तलवे तुम्हारी चाटने असलियत है। तुम लोगों ने बस ये राहुल चीज़ गांधी नहीं, को नहीं। अरे सूरज क्या पाल जी, झूठ शब्दों बोलोगे की तुम लोग? जोधपुर के विषय पर बोलो। नहीं नहीं, ये शब्दों क्या की मर्यादा तरीका है? रखें, इनको शब्दों की जोधपुर मर्यादा के विषय रखें। पर बुलाइए ये मीनाक्षी क्या जी। तरीका है? हाफिज खान जी, आज की डिबेट हाफिज खान जोधपुर जी, के विषय पर है। ठीक है। जोधपुर के विषय पर बोल रहे हैं। ठीक है सूरजपाल जी, हाफिज खान जी, ये मैंने कौन- एक बार नहीं, हिंदुओं के घरों को जला गया है। बार ये सवाल दुकानें पूछा। लूटी गई हैं। कितने अरे लोग बोलेंगे? सूरजपाल जी, बस शांत हो ये जाए। कितने लोग बोलेंगे? हाफिज खान जी, मैंने सुबह से आज न जाने दर्जनों बार ये सवाल पूछ लिया और यही पूछा कि ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई कैसे। मैं ये मान सकती हूँ कि चलिए किसी भी धर्म में सभी दंगाई नहीं होते हैं, कुछ दंगाई बना दिए जाते हैं और कुछ बन जाते हैं। आज भी हो सकता है वही हुआ हो, लेकिन ये हुआ क्यों, वो भी पुलिस की नजरों के सामने ये हो गया, इस बात को लेकर मेरी हैरानी है। देखिए मीनाक्षी जी, देश देख रहा है और दुनिया भी देख रही है जो हालात भारत के हैं, और पूरी दुनिया की भी निगाह है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल के और कोई बात सच कर दें। अमित मालविया जी ट्वीट करते हैं, पात्रा जी ट्वीट करते हैं और मंसल जी ट्वीट करते हैं। इसमें जहांगीरपुरी में जो है घटना होती है, टूट फूट होती है, बुलडोजर चलता है 20 तारीख को, और राजस्थान में चलता है 18 तारीख को, और उसको कहा जाता है कि उसका बदला। जब झूठ परसोगे, लोगों को नफरत बांटोगे, मैं कहूँगा ए मेरे देश के लोगों, अगर हिंदू और मुसलमान दो फाड़ हो गए तो अलीगढ़ का बिजनेस खत्म हो जाएगा, मुरादाबाद का बिजनेस खत्म हो जाएगा, आगरे का बिजनेस खत्म हो जाएगा, बनारस की साड़ी खत्म हो जाएगी। ये देश को अगर आगे ले जाना है तो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को पाटना होगा, उनके मरहम लगाने होंगे। तो खान साहब, ये भाषण जो है नफरतों के अपने- बीच अपने जिन्होंने जो हाथ- भी नफरत करते जिन्होंने- हैं वो जिन्होंने देश हरा के झंडा लिए लगाया, हितकारी उनको नहीं है, दीजिएगा। राष्ट्र नहीं है, आप राष्ट्र सपथ प्यार नहीं बोलिएगा। है, देशभक्त आप नहीं है। सपथ बोलिएगा, जब जो जब भारतीय जोधपुर जनता के पार्टी अंदर आती है, हुआ है, वो देश आपके के लोगों ने हालात किया ऐसे है। क्यों बन जाते हैं? आप सपथ आज से बोलिएगा। इतने ज्यादा है जो वतन में जोधपुर के अपने, अंदर किया उनसे है, छप के जो भी अखबार भगवा निकल झंडे का सकते अपमान किया हैं, है, और तूने जो हरा कहा झंडा नहीं गाड़ा, वो हालात आपके बदल लोगों ने सकते किया है। हैं। मेरे आप सच आंसू बोले। तेरी आंखों से निकल अरे सकते इतना बड़ा हैं। भाषण आप दे रहे हो देश भैया। को एकता सच की बोलने तरफ की नहीं ले जा रहे, ताकत आप नफरत बांट रहे, भगवा झूठ झंडे में को पहुंच उतारने वाले रहे। ये कौन है? जिम्मेदारी मीडिया की भी है कि अगर सच को जहांगीरपुरी झूठ में दिखाएगा पत्थर बरसाने और वाले झूठ को कौन सच है? दिखाएगा तो करौली देश में में पत्थर अपना बरसाने तभी वाले करेगा। कौन है? एक मैं मिनट, भारत जवाब माँ, दीजिएगा। भारत माँ हाफिज कहते हैं खान हमारी जी, भाई, और भारत उनकी माँ जो की आंखें चिंता हिंदू करते और हो क्या? मुसलमान, भारत माँ अरे की जिस जो देश आंखें का हिंदू खाते मुसलमान, हो, और उस एक देश आंख के को कोई लोगों को फाड़ने की पत्थर कोशिश मारेगा। करेगा तो भारत माँ को काला करने की कोशिश नहीं, करेगा, सुनिए, और हम सुनिए, भारत हाफिज माँ खान के जी, साथ माँ ये को नहीं होने काला देंगे। करने के लिए अरे, कल्याण देश कौन नहीं हुआ? में नासूर है, ये देश में भारत माँ कैंसर को- है, ये अरे देश भारत को माँ को बर्बाद करने काला की करने साजिश के कर लिए रहे लाल हैं। बत्ती पूरी हुआ। दुनिया में जलालत अरे हो रही है, छोड़िएगा। ये नहीं समझ रहे। आप लोग पार्लियामेंट जलालत में करा रहे यूनानी के हैं। सवाल उठाए जा रहे हिंदुस्तान की हैं, बदनामी इंग्लैंड के आप पार्लियामेंट लोग में करा सवाल रहे हैं। उठाए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान यहाँ के के खाते बंदे हो। हुए सुनिए, मुझे हिंदुस्तान के खाते हो। अरे सूरजपाल जी, हाफिज खान जी, मैं ये इकोसिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ और ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। भाषण दे इसलिए रहे हैं। इसलिए मैं बड़ा ही पॉइंटेड सवाल, किसी भी क्षेत्र में घटना अगर घटती है तो वो यूं ही नहीं घट जाती है, इंटेलिजेंस फेलियर होता है, सरकार की जिम्मेदारी सरकार होती की है, सरकार जिम्मेदारी तो है। उसमें मोबिलिटी और होती है, एक मिनट, सरकार इन्वॉल्व होती है। सूरजपाल जी, अरे हाजी एक मिनट। खान साहब, इस्तीफा मांगो आप। अरे इस्तीफा अशोक को सारे गहलोत से प्रदेश के लोगों को देना मांगिएगा। चाहिए, और प्रदेशों में भी उन्हें भी देना चाहिए। ठीक है, अशोक गहलोत हम से कह नहीं रहे हैं मांगेंगे। इस्तीफा दो, अशोक हम क्या गहलोत मना से- कर रहे हैं? अरे हमारी तुम्हारा कोई कनेक्शन रिश्तेदारी है है, भैया। जुल्म कोई भी तुम्हारा करेगा, कनेक्शन है। जालिम की हिमायत करने वाला भी तुम्हारा जालिम है, कनेक्शन है। मजलूम की हिमायत अशोक करने वाला गहलोत का अंदर संरक्षण है, है तुम्हें। देशभक्त है, देश की हमदर्दी तुम्हारे करने वाला। ऊपर ठीक है, अशोक गहलोत का सरवर संरक्षण है। ठीक है, सूरजपाल सरवर जी, यहाँ पे गलती चाहे पुलिस की हो, गलती चाहे किसी दंगाई की हो, भुगत तो रहा आम आदमी है ना, जिसकी दुकानें बंद हो गई, जो अपने घर में बैठे हुए, त्योहार के दिन कर्फ्यू लग गया है, कोई जुलूस नहीं निकल सकता, कोई जश्न नहीं मनाया जा सकता, उनकी क्या गलती है? अब इसमें कौन अपना वोट का मुनाफा कमा रहा है या कौन यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, उससे आम जनता को क्या मतलब? आज आप किससे बोलेंगे? अशोक गहलोत सरकार को
सवाल पूछेंगे या केंद्र सरकार को पूछेंगे या बीजेपी को पूछेंगे, जहां पर हर वक्त एक साजिश की बू नजर आती है? नहीं, अभी मैं आपको बताऊं कि रोहन जी जो कुछ कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता अक्सर इन्हीं बातों में अक्सर फंस रहे हैं। देखिए, बात इन्होंने खींचकर, हालांकि प्रेम शुक्ला जी ने पहले उठा दिया गोधरा की बात को, लेकिन रोहन जी वहां पहुंचे। अब जब पहुंच गए तो मैं भी पहुंचना चाहता हूं रोहन जी,
आप कितने फेलियर हैं आप ये बताइए। 2002 में आप ही कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, ये भी इंक्लूड कर लीजिए कि योगी जी और अमित शाह जी ने गुजरात जला दिया। ठीक है साहब, 2004 से 2014 तक जो आपको मैंडेट मिला और आपकी जो सरकार रही, आपकी पूरी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, किन किन को उठाया वहां से, किन किन पर मुकदमा दर्ज किया? 10 साल तक मौनी बाबा रहे और गुजरात में आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये जो इतना बड़ा दंगा हुआ उसमें भाजपा का हाथ है। तो अब जबकि आपके राज्य में ये दंगा हुआ तो आप किस मुंह से ये कहते हैं कि ये भाजपा प्रायोजित है? पहले आपको 2004 से 2014 के बीच ये साबित कर देना चाहिए था कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी में जो लोग भी इस समय हैं वो वोट का गुना भाग करने में लगे हुए हैं। हम जितने सामाजिक लोग हैं हम परेशान हैं कि देश में प्यार, प्रेम, एकता, भाईचारा कैसे बने और आप अपने वोट की जुगाड़ में लगे रहते हैं और देश को तोड़ते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी को तो कई नामों से हमने सबने संबोधित किया। हमने कब छोड़ा भारतीय जनता पार्टी को? लेकिन आप राष्ट्रीय पार्टी होते हुए केवल भाजपा पर आरोप लगाकर आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप भी कटघरे में हैं और जोधपुर करौली में आप पर सवाल उठेगा, हमेशा उठेगा। और जब तक, और सीखने की चीज मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल दाग देते हैं। आज अयोध्या में इतनी बड़ी घटना घटी, अगर उस घटना पर सरकार सजग न होती और सरकार त्वरित कार्रवाई न करती तो देश जल गया होता। जो प्लानिंग उनकी थी, जो योजना उनकी थी, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने तत्परता से काम किया। और राजस्थान में क्या हो गया गहलोत जी को? इतने समय मिलने के बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे और आप आरोप लगा रहे हैं कि देखिएगा भाजपा निकलेगा, देखिएगा भाजपा निकलेगा। अरे कब देखेंगे? जब जल जाएगा तब देखेंगे भाजपा निकलेगा। आप बताइए देश को कि कौन लोग हैं और सामने लाइए देश के। आप स्वयं छुपाते हैं, आप स्वयं बचाते हैं, इसलिए ये दिन होता। जवाब रोहन गुप्ता। अब हो गया आपका, सुन लीजिए। मुझे लगता है कि आपकी इस डिबेट में चिल्लाने का कंपटीशन चल रहा है और भाजपा के प्रवक्ता से नहीं हो रहा, तो ए बी सी डी सारे लग चुके हैं। नहीं, तो आप सब बात कर रहे हैं रोहन जी, आप मैंने एग्जांपल दिया। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर आप? अगर आप रोक नहीं सकते इनको तो आप चुप कराइए। मैं चुपचाप सुन रहा था। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। ये क्या तरीका है आप लोग का? आप बुलाते क्यों डिबेट में अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकती है तो? ये क्या तरीका है? लेकिन आप ये क्या तरीका है? मत को एबीसीडी नहीं कह सकते। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? ये क्या तरीका है? चलिए रोहन गुप्ता जी की आवाज नहीं, आप कैसे तरीका? मेरी डिबेट है, मैं कहूंगा आपका, मैं जो बोलूंगा बीच में क्यों बोल रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। मैं जो बोलूंगा कैसे बोल सकता है? केवल रोहन गुप्ता की आवाज आए। सुन लीजिए। देखिए जिस प्रकार के लोग यहां पे बैठे हैं, डिबेट इस प्रकार से नहीं होती है। बात मुद्दों पे चर्चा होती है। मैंने अभी भी कहा कि जहां पे भी दंगे होते हैं, वहां पे जहांगीरपुरी में क्या हुआ, जब तिरंगा यात्रा निकली तब हकीकत ये निकली कि भाजपा जो पुराना पार्षद था वो उसके पीछे जिम्मेदार था। खरगोन में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, मैं अभी भी कह रहा हूं राजस्थान में भी वही होगा, क्योंकि पूरे देश को मालूम है कि इस दंगों का फायदा किसको है। किसको फायदा है दंगों का? जब भी दंगे होते हैं तो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकता है और यही भाजपा चाहती है। जिस प्रकार से डिबेट का एक स्तर चला गया है, पूरे देश की जनता इस डिबेट को देखती है। मेरी सबसे आपके विनती है कि नफरत मत फैलाए। यहां पे पार्टी करके आप देश को कमजोर कर रहे हैं। जो जिम्मेदार होगा उसको पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी, पर डिबेट में बैठ के कम से कम देश को तो कमजोर मत कीजिए। यहां पे आपको पॉइंट मिल जाएंगे। किस तरीके की डिबेट, क्या भाषा, कितने लोग गिरफ्तार हुए बता दो भैया। क्या मैसेज दे रहे हैं? कितने लोग गिरफ्तार हुए बता दीजिएगा। तो आपकी सरकार कर रही है ना। पहले पता तो चल जाए कि उनको कौन से पॉइंट यहाँ पे काफी समझ में आ रहे हैं। नहीं, मैं सवाल करता हूँ, आप ये बताइए ना कि अब कब बताएंगे देश को, चेहरा कब सामने लाएंगे? सोनिया गांधी जी से सरकार आपकी लोगों को लेके आते हैं आप लोग। आप बात जाइए ना, खरगांव में क्या हुआ, जहांगीरपुरी में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ? खाली एक ही सरकार से सवाल पूछेगी क्या हुआ बाकी राज्यों में? गुजरात में दंगा ही बाहर नहीं निकले। मैं बार यही कह रही थी कि रोहन गुप्ता जी कहां गए आप? ये डबल बात मत कीजिए आप लोग। नहीं, डबल ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जिम्मेदार हैं। क्या तरीका है आपकी डिबेट में? इनको कोई कल्चर ही नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये तरीका से होता है क्या? नहीं, तरीका तो देखिए, आपने आरोप लगाया बीजेपी पर, आपने एबीसीडी टीम पूरी बता दी, लेकिन मैं बार बार ये कहती रही कि क्या इसमें
आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी मुझे डाल रहे हैं। अरे शांत हो जाए, मेरा डिबेट का टाइम खत्म हो रहा है सूरजपाल ये जी। बैठे ही हैं सारे, प्रेम शुक्ला जी से होता नहीं है। देखिए जब इसलिए जांच बैसाखियों पे चल रही होगी है तब लोग। कौन गुनहगार है ये तो ये सारी सामने आ बैसाखियां ही है जाएगा। भाजपा की। लेकिन इस भाजपा वक्त जो को दिखाई मालूम दे है रहा है नफरत उसमें फैलाना ही पुलिस इसका का चलेगा और काम है, इंटेलिजेंस का इसीलिए उनका प्योर सबका फेलियर समर्थन दिखाई देता है। प्रेम शुक्ला जी, सूरजपाल जी, रोहन गुप्ता जी, सरवर जी, हाफिज खान जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बात तय है कि सरकारों का और सिस्टम का, उनके प्रशासन का और पुलिस का जब इंटेलिजेंस फेलियर होता है तब उस तरीके की घटनाएं सामने आती है जो आज जोधपुर में देखने को मिला, जो कि बहुत शांत प्रिय शहर के तौर पर जाना जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।